नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम प्रैक्टिस सेट में हम 30 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। 30 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसका लेवल आपके हूबहू एग्ज़ाम के लेवल की तरह होगा। वही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न हमारा आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर का उपयोग झोपड़ियों के फर्श और दीवार को लेप करने के लिए किया जाता है। आपने भी देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का लेप करा जाता है घरों में और फर्शों में। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण है? आप ऑप्शन देखिए और आंसर करिए। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, ऑप्शन ए गलत। उन्हें चिकना और साफ करने के लिए, गलत। घर्षण बढ़ाने के लिए और उन्हें मोटा बनाने के लिए, नहीं। इसका सही इस्तेमाल किया जाता है कीड़ों को दूर करने के लिए। जो गाय का गोबर होता है वो कीड़ों से जो है घरों की हिफाजत करता है, रोकता है घरों में कीड़ों को आने के लिए। इसलिए गाय के गोबर का लेप किया जाता है घरों के फर्श में और दीवारों पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, मीना के पास 20 किग्रा यानी 20 केजी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। यहाँ पर हरी पत्तेदार सब्जियां हैं 20 केजी, और उसने इन सब्जियों को आगे इस्तेमाल के लिए, मतलब वो फ्यूचर में इनका कभी यूज़ कर पाए, इसके लिए स्टोर करने का फैसला किया है। उसके द्वारा निम्नलिखित में से किस भंडारण विधि का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि सब्जियां लंबे समय तक, अधिक समय तक सुरक्षित रह सकें, है ना? तो अब यहाँ पर भंडारण विधियाँ आपके सामने दी गई हैं और ध्यान रखिएगा कि हमें हरी पत्तेदार सब्जियों को स्टोर करना है। तो कौन से स्टोर में आप जाएंगे, है ना? तो चलिए फटाफट आंसर करिए। गरम भंडारण गलत, गीला भंडारण गलत, शुष्क भंडारण गलत। सही ऑप्शन होगा कोल्ड स्टोरेज। देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं, स्टोरेज दो तरीके के होते हैं, भंडारण दो तरीके के होते हैं। पहला होता है शुष्क, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, शुष्क भंडारण, और दूसरा होता है शीत भंडारण, जिसे हम लोग कोल्ड स्टोरेज भी कहते हैं, है ना? तो भंडारण दो तरीके के होते हैं। अब इन दोनों में अलग अलग चीज़ों को रखा जाता है। शुष्क भंडारण में हम रखते हैं चीनी, आटा, अनाज, ये सब शुष्क भंडारण में रखा जाता है जो खराब नहीं होता जल्दी। शीत भंडारण में हम रखते हैं फल, सब्जियां, जो कि जल्दी खराब हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हम अपने घरों में सब्जियां और फल को फ्रिज के अंदर रखते हैं, वैसे उन्हें और अधिक समय तक बनाए रखने के लिए उन्हें शीत भंडारण यानी कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है। तो मधुबनी पेंटिंग तो बिहार की ही है, हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। पटोला पटोला गुजरात की है ना? और फंड पेंटिंग भी राजस्थान की है। तो ये तीनों तो सही सुमेलित हैं, ये गलत सुमेलित है, ऑप्शन डी। क्योंकि पोचमपल्ली जो है ये कर्नाटक की नहीं होकर ये है तेलंगाना की, है ना? तो पोचमपल्ली कहाँ की है? तेलंगाना की है, ना कि कर्नाटक की। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? आपको लगता है क्या माउंट एवरेस्ट भारत में है? नहीं, गलत। चीन गलत, तिब्बत गलत। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल में स्थित है। अब यहाँ पर मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूँ कि नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, इसका नाम नेपाल में क्या है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? आपको इसकी हाइट बतानी है कमेंट सेक्शन में, तो प्लीज़ इसकी हाइट बताइए, माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है और इसे नेपाल में क्या कहा जाता है। चलेंगे आगे।
देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है साहिल। साहिल ने कहा मैं बुखार के कारण क्रिकेट नहीं खेल सकता। साहिल मना कर रहा है कि अब वो बुखार में से पीड़ित है और क्रिकेट नहीं खेल सकता। मुझे कपकपी बुखार, देखिए यहाँ पर ये अंडरलाइन करिएगा इसको, कपकपी बुखार, वो अपने सिम्टम बता रहा है क्या हो रहा है उसके साथ, उसे कपकपी बुखार आ रहा है, मतलब ठंड जाड़ा देके बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है और पसीना आ रहा है। मैंने अपना परीक्षण करवाया, डॉक्टर ने मुझे कठोर दवाएं दी हैं। साहिल किस रोग से पीड़ित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को आप भी ध्यान रखिएगा, जब आपको जाड़ा देकर बुखार आए, कपकपी का बुखार आए, सिर दर्द आए, तो क्या हो सकता है? क्या दस्त होगा? नहीं। टाइफाइड? नहीं। हैजा? नहीं। इसका सही आंसर है मलेरिया। साहिल जो है वो मलेरिया से पीड़ित है और मलेरिया को फैलाते हैं ये मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो इसे फैलाती है। और ये किससे फैलता है? ये एक परजीवी से फैलता है, परजीवी से फैलता है। इस परजीवी का नाम आपको पता है? इस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी है जिससे ये मलेरिया फैलता है और मादा एनाफ्लीज मच्छर इसको फैलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा बनाता है? आपको बताना है कौन सही जोड़ा बनाता है, कौन सही सुमेलित है ना। तो कत्थक से शुरुआत कर लेते हैं। कत्थक कहाँ का है आपको मालूम है? कत्थक यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और लावंडी ये कहाँ का है? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये आपके लिए सवाल है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। भरतनाट्यम ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु का है। असम बिहू का है। ठीक है, बिहू का जो वो सांस्कृतिक लोक नृत्य है वो असम है। ठीक है, तो ये सही सुमेलित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित है हमें बता करना था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान, ध्यान देखिएगा, रेगिस्तान नहीं पूछ रहा है, ठंडा रेगिस्तान पूछ रहा है। तो ठंडा रेगिस्तान कौन सा कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, फटाफट आंसर करिए। जैसलमेर गलत, मेघालय गलत, दार्जिलिंग गलत। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लद्दाख। ठंडा रेगिस्तान क्या कहलाता है? लद्दाख। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्थिर जल के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? देखिए स्थिर जल के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है, फटाफट बताइए। एड्स नहीं हो सकता। एड्स एक वायरस के द्वारा होता है। और कौन सा वायरस होता है? HIV वायरस होता है। निमोनिया नहीं। पोलियो भी नहीं, पोलियो भी एक वायरस के द्वारा होता है। सन 2004 में भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया था। सन 2004 में भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। मलेरिया इसका सही आंसर है। मलेरिया स्थिर जल में यानी रुके हुए पानी में होता है। क्यों, कैसे देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई तालाब है या फिर कहीं पर भी कोई गड्ढा है जहाँ पानी रुक गया है, तो क्या होता है वहाँ पर मादा एनाफ्लीज मच्छर अंडे दे देती है। उस पानी में मादा एनाफ्लीज मच्छर अंडे दे देती है और उससे ये मच्छर उत्पन्न होते हैं। फिर ये मच्छर जो है काटते हैं मनुष्यों को और इन मच्छरों के अंदर एक परजीवी होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, जैसे कि अभी हमने पता किया पढ़ा। और ये प्लाज्मोडियम जब मानव शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वो मलेरिया नामक बीमारी फैलाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जान चुके हैं कि ये मादा एनाफ्लीज मच्छर फैलाती है और प्लाज्मोडियम से फैलता है। स्थिर जल में मादा एनाफ्लीज मच्छर अंडे देती है। तो यहाँ पर क्या कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए, मलेरिया। खेजड़ी के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो बताइए खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष की बात हो रही है। ठीक है, गर्म और आर्द्र स्थिति नहीं, ठंडी और शुष्क स्थिति नहीं, मध्य स्थिति नहीं। ये पाया जाता है गर्म और शुष्क स्थिति वाले जगह पर। ठीक है, और भारत में ये आपको कहाँ मिलेगा सबसे ज़्यादा? ये मिलेगा आपको यूपी में भी मिलेगा, राजस्थान में भी, और ये भारत के बाहर भी पाए जाते हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब वगैरह में।
एक बात और, खेजड़ी जो है राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है। तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सही आंसर इसका खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है और एक गर्म और शुष्क स्थिति वाली जगह पर पाया जाता है। चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से किस जानवर समूह की, यहाँ पर देखिए कई सारे जानवरों के समूह दिए हैं, उत्कृष्ट दृष्टि है और वह मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकता है। आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो मनुष्यों से भी 4 गुना अधिक देख सकता है। तो बताइए, जो मनुष्यों से भी 4 गुना अधिक देख सकता है। क्या मधुमक्खियां, मच्छर, तितलियां मनुष्यों से 4 गुना अधिक देख सकती हैं, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है? नहीं, ऑप्शन ए गलत हो गया। बाघ और तेंदुआ मान भी लेते हैं कि अगर देख सकते हैं, लेकिन बैल तो नहीं देख सकता, तो इस कारण ये ग्रुप भी गलत हो जाता है। सांप, रेशम कीट, छिपकली ये तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते मनुष्यों से 4 गुना अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतंग। पतंग मतलब होता है यहाँ पर काइट, काइट मतलब चील, यहाँ पर चील लिख लीजिए, ये हिंदी अनुवाद है। चील, ईगल, गिद्ध ये जो है ना बहुत ऊपर आसमान से भी अपने मतलब जो शिकार को देख लेते हैं और इनकी मनुष्यों से देखने की तुलना 4 गुना अधिक इनकी आंखें होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चील, ईगल, गिद्ध जो है ये मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक स्पष्ट देख सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। मनुष्य के पेट में जठर रस होता है और भोजन पचाने में सहायक होता है। अब ये जठर रस कैसा होता है? क्षारीय, एम्फोटेरिक, तटस्थ या अम्लीय? यहाँ पर जठर रस की बात हो रही है और जठर रस जो होता है ना तो अम्लीय होता है, ना तटस्थ, ना एम्फोटेरिक। जठर रस होता है क्षारीय, आप सब लोग जानते हैं। अब जठर रस कहाँ से निकलता है ये आपको बताना है। जठर रस का स्त्रावण कहाँ से होता है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलेंगे आगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा 5ES का घटक नहीं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट पे लगाइए। देखिए 5ES का, देखिए EVS में जो है 5E दिए गए हैं, इनके आधार पर शिक्षण होता है। पहला है, देखिए इनको लिख लीजिएगा आप, मैं लिखता हूँ यहाँ पॉइंट वाइज। पहला है इंगेज, ENGAGE इंगेज, ठीक है। दूसरा है एक्सप्लोर, EXPLORE एक्सप्लोर। तीसरा है एक्सप्लेन, EXPLAIN एक्सप्लेन। चौथा है एक्सटेंड, EXTEND एक्सटेंड। और पांचवा है इवेल्युएट, इवेल्युएट। तो ये 5E की बात हो रही है यहाँ पर 5ES का। तो इसमें कौन सा घटक नहीं है फटाफट बताइए। देखिए इंगेज तो है, एक्सप्लोर भी है, एवेल्युएट भी है, एक्सप्लोर भी है और एक्सप्लेन भी है। एस्टिमेट नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, एस्टिमेट। एस्टिमेट इसका घटक नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। और इन 5ES को आप याद रखेंगे, इन्हें अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। अब हम चलेंगे आगे। देखिए यहाँ पर पौधों की प्रजाति की बात हो रही है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है पौधों की एक प्रजाति है ए, चलिए मान लेते हैं ए, और जो बड़ी संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत के बी हिस्से में ही पाई जाती है। इस प्रकार की प्रजाति है या किस प्रकार की प्रजाति है? ठीक है, तो मतलब ए जो है पौधे की एक प्रजाति है, ए जो बड़ी संख्या में पैदा होती है, लेकिन लेकिन पूरी दुनिया में भारत के बी हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। और भारत के किसी वो एक ही क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब पूरे भारत में नहीं पाई जाती, किसी एक क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसे क्या कहेंगे? लुप्त प्राय, गलत। प्रचुर मात्रा में नहीं, विदेशी नहीं, इसे कहा जाएगा स्थानिक प्रजाति, जो सिर्फ पूरे विश्व में तो बहुत जगह पर है, लेकिन भारत में सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर ही पाई जाती है। जैसे कि शेर, आपने मालूम है ना, गुजरात में गिर जंगल में जो शेर पाया जाता है वो सिर्फ गुजरात में ही पाया जाता है। तो ऐसे ही प्रजातियों को हम क्या कहते हैं? स्थानिक, है ना। ये सिर्फ गुजरात में, अगर आपको शेर देखने तो आपको सिर्फ गुजरात में जाना होगा, गुजरात के अलावा कहीं नहीं मिलेगा।
है ना, तो इसलिए इसे स्थानिक कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो भारत में सिर्फ एक ही जगह पर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जाने वाला समान तत्व, है ना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात की जा रही है, दोनों में कौन सा समान तत्व पाया जाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा देना, जी हमारे शरीर को कार्य करने की ऊर्जा देता है, तो इसका कार्य होता है ऊर्जा देना। प्रोटीन की बात करें तो इसका काम होता है शरीर की मरम्मत करना, है ना। कैसे करता है ये शरीर की मरम्मत करना, ये कोशिकाओं का निर्माण करके, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं कोशिका का निर्माण करना। तो इसके मुख्य कार्य बिल्कुल अलग अलग हैं। इसकी एक का कार्य है ऊर्जा देना, प्रोटीन का कार्य है कोशिकाओं की मरम्मत करना, कोशिकाओं का निर्माण करना। और इनमें जो समान तत्व है वो क्लोरीन नहीं है, वो नाइट्रोजन नहीं है, वो सल्फर नहीं है, वो समान तत्व है कार्बन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलेंगे आगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा सन 2005 के अनुसार ज्ञान का हस्तांतरण होना किसके द्वारा होना चाहिए। स्मृति के आधार पर जो एनसीएफ सन 2005 है वो किस चीज़ की करता है कि ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना चाहिए, स्मृति आधारित, रट्टा आधारित, निष्क्रिय शिक्षा या फिर सक्रिय शिक्षा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सक्रिय शिक्षा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण से बच्चे में कौन से गुण का पोषण होता है, मतलब कौन से गुण का विकास होता है जब हम बच्चे को क्या पढ़ाते हैं, ईवीएस पढ़ाते हैं, है ना। तो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन मुख्य गुण स्वास्थ्य नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, मेमोरी भी नहीं है। ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है रचनात्मकता और जिज्ञासा का विकास करना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। समूह कार्य के माध्यम से ईवीएस में सीखने में लगे, मतलब बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए कौन सा उपकरण होगा। अच्छा ठीक है, देख लीजिए ईवीएस का कोई प्रोजेक्ट बच्चों को दिया है ना, और उसमें क्या हो रहा है, उसमें ग्रुप में बच्चे काम कर रहे हैं ए और बी और सी में, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप 4-4 5-5 बच्चे हैं। अब इनका आकलन आपको करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, मौखिक प्रश्न पूछेंगे इन बच्चों से, पेपर पेंसिल परीक्षण कराएंगे नहीं, रेटिंग स्केल नहीं, इसका सबसे अच्छा कार्य है असाइनमेंट दे दीजिए आप, है ना। हर एक ग्रुप के बच्चे को आप एक असाइनमेंट दे दीजिए, इसको भी एक असाइनमेंट दीजिए, इसको भी एक असाइनमेंट दीजिए, इसको भी एक असाइनमेंट दीजिए। तो ईवीएस सीखने में लगे बच्चों का आप सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुणों का आकलन आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे कि वो किस तरीके से समाज में रहकर सीख रहे हैं और क्या उनके व्यक्तिगत गुण हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने के पीछे का क्या उद्देश्य है। ईवीएस की बुक आपने देखी होगी एनसीईआरटी क्लास 1 to 5, इसमें बहुत सारी कहानियाँ और कविताएं आपको देखने को मिली होंगी। तो इनके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, कवियों और कहानीकारों की मांग को पूरा करना नहीं, पाठ्य पुस्तकों को पूरा करना कि नहीं, नियमित सामग्री में जो बदलाव करें वो भी नहीं। इसका उद्देश्य होता है छात्रों को कल्पनाशील एवं रचनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करना। इनमें बहुत सारी कविताएं और कहानी दी होती हैं, वो इसलिए दी होती है ताकि बच्चों में कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन का विकास हो और क्रिएटिविटी बढ़े। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं क्लास में और ये संबंध प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में यदि आपको किसी चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने के लिए कहा जाए, मतलब आपसे कहा जाए कि आपको बच्चों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराना है, लेके जाना है, तो इसके पीछे का आपका क्या उद्देश्य होगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या आपका एम होगा। नियमित अध्ययन की एकता को बदलने के लिए नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता पर माता पिता को संतुष्ट करना, कि मम्मी पापा को संतुष्ट करना कि हमारे स्कूल में जो है बच्चे को हम चिड़ियाघर ले जाते हैं, नहीं, बच्चे को मज़ा और आनंद प्रदान करना, ये भी नहीं, बच्चे को सक्रिय सीखने का अनुभव प्रदान करना, है ना, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चों को मिले इसलिए हम उन्हें चिड़ियाघर वगैरह या फिर सैर पर ले जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे को रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिलाने के लिए चिड़ियाघर का भ्रमण का आयोजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ईवीएस में अच्छे असाइनमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बहुत सारे असाइनमेंट बच्चों को दिए जाते हैं
उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एक अच्छे असाइनमेंट क्या होता है, जो छात्रों को व्यस्त रखे, नहीं। समय का बेहतर उपयोग, नहीं। व्यापक सीखने के अवसर, ये सही है। और पाठ का संशोधन, नहीं। तो व्यापक रूप से सीखने का मतलब हम जो है करके सीखते हैं, बहुत सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलते हैं, तो ये एक उद्देश्य होता है एक अच्छे असाइनमेंट का। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य है। तमिल भारत का सबसे निचला राज्य है, सबसे दक्षिणी राज्य है, और इसके पड़ोसी राज्य आपको बताने हैं। तो तमिल के पड़ोसी राज्य क्या है, देख लीजिए। गोवा, कर्नाटक और केरल, नहीं। गोवा जो है उसका राज्य नहीं है पड़ोसी, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, गोवा, यहाँ पर भी गोवा आ गया है और गोवा इसका पड़ोसी राज्य नहीं है, इसलिए ये भी गलत होगा। केरल, गुजरात, कर्नाटक, गुजरात इसका पड़ोसी राज्य नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। किसके पड़ोसी राज्य हैं, ये तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग की लंबाई में सबसे बड़ा है ना। तो जो सबसे लंबा जल मार्ग है उसकी बात हो रही है, यहाँ पर बताना है आपको कौन सा सबसे लंबा जल मार्ग है। तो देखिए, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं सड़कों पर चलने वाले, उन्हें हम लिखते हैं NH, है ना। वैसे ही जो जल मार्ग होते हैं उन्हें लिखा जाता है NW। और यहाँ पर बात हो रही है NW1 की, ठीक है। NW1 की, कौन है NW1, वो है इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, और इसे कहा जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, है ना। राष्ट्रीय, मैं यहाँ लिख देता हूँ, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। और कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इलाहाबाद से हल्दिया तक के मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 कहा जाता है, और इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। ये याद रखेंगे आप, 1620 किलोमीटर, ठीक है। ये राष्ट्रीय जो जल मार्ग है ये सबसे लंबा है, 1620 किलोमीटर। चलेंगे आगे। अल बरूनी उस देश से आया था जिसे अब कहा जाता है ना। तो अल बरूनी एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जो भारत में आया था। किस देश से आया था और उसे अब क्या कहा जाता है? क्या अब उसे बांग्लादेश कहा जाता है? नहीं। क्या अफ़गानिस्तान? नहीं। ओमान? नहीं। इस समय उसे कहा जाता है उस देश को उज़्बेकिस्तान, है ना। क्या कहा जाता है? उज़्बेकिस्तान। और अल बरूनी किसके समय में भारत आया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये किसके समय में भारत आया है। मैं अल बरूनी का आपको पूरा नाम बता देता हूँ। अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रहमान इसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी। तो इतना लंबा नाम था, अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी, ठीक है। और ये कहाँ से आया था? उज़्बेकिस्तान से आया था। ये नाम पूछा जाता है। और किसके समय में आया था ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलेंगे हम लोग आगे। जैसे ही आप गरम तेल को पूरी डालते हैं, है ना, जब आप घर में खाना बनाते हैं तो जो गरम तेल की कढ़ाई होती है, कढ़ाई रखी होती है गरम तेल की, और उस पर क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही हम पूरी डालते हैं तो क्या होता है आपको बताना है। उस समय क्या तैरता है, डूबता है? नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब हम पूरी को डालते हैं तो पहले या क्या करती है, पहले या डूबने लगती है ना। फिर डूबने के साथ साथ जब ये फूलती है और इसमें हवा भरने लगती है, मतलब गैस भरने लगती है, फिर क्या होती है, ये ऊपर आ जाती है और तैरने लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहले डूबती है फिर तैरती है ना। जब हम पूरी को कढ़ाई में छोड़ते हैं तो पहले नीचे डूब जाती है, फिर उसके साथ जब वो पकने लगती है उसमें हवा भर जाती है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर आ जाती है और तैरने लगती है। विश्व का सबसे खारा जल निकाय कौन सा है ना। तो लाल सागर नहीं, प्रशांत सागर नहीं, भारतीय सागर नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, डेड सागर यानी मृत सागर।
इसे डेड सागर या डेड सी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी जीव नहीं रहता। क्यों कोई भी जीव नहीं रहता? क्योंकि अब ये इतना खारा हो चुका है कि कोई भी जीव नहीं रह सकता। कितना खारा है? 33.7% खारा है ना। और 10 गुना ज़्यादा खारा है समुद्री जल से। 10 गुना ज़्यादा खारा है समुद्री जल से। समुद्री जल से भी ये 10 गुना ज़्यादा खारा है, तो सोचिए कितना ज़्यादा खारा होगा। कौन सा सागर? मृत सागर। तो विश्व का सबसे खारा जल निकाय कौन सा है? ऑप्शन सी, मृत सागर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आवधिक परीक्षण, मतलब 15-15 दिन बाद परीक्षण ले लें, योगात्मक कार्य दे दें, या फिर गृह कार्य दे दें। सही आंसर है ऑप्शन सी, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में पूरा बच्चों का विवरण होता है और यही बच्चों के प्राथमिक स्तर पर बच्चों के आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, पोर्टफोलियो। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है ना। तो ऐसा वो क्यों करती है? शिक्षार्थियों को एक मोड़ प्रदान करे? नहीं। प्रभावी मूल्यांकन की सुविधा? नहीं। शिक्षकों को राहत प्रदान करे? नहीं। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि सीखने को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग कर सके। हम जब कुछ चीज़ों को सीखते हैं तो जितनी ज़्यादा हमारी इंद्रियों का प्रयोग होता है उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें हमें देर तक याद रहती हैं और हमारे लिए स्थायी बनती है ना। जैसे कि हम कुछ चीज़ों को करके सीखते हैं, आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा रियल लाइफ एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ होता है तो हमें ज़्यादा देर तक स्थायी रूप से हमारी स्मृतियाँ बनती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एक छोटा बच्चा अतीत में इस तरह की स्थिति में उसके द्वारा की गई प्रतिक्रिया के आधार पर नई स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है। यह संबंध है ना। मतलब एक छोटा बच्चा है और पुरानी स्थिति में जो प्रतिक्रिया करता है उसी के आधार पर वह नई स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है। तो ये कौन सा नियम है ना। क्या ये सीखने का प्रभाव का नियम है? नहीं। सीखने की प्रक्रिया में दृष्टिकोण का कानून है? नहीं। सीखने की प्रक्रिया की तैयारी है? नहीं। सीखने की प्रक्रिया में सदृश्यता का नियम है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक जैसी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, एक जैसी परिस्थिति में एक जैसी प्रतिक्रिया करना सदृश्यता का नियम कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF EBS शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं है ना। बच्चों के अनुभव और संदर्भ के साथ संबंध ये है, यहाँ पर नहीं है जो बताना है। गतिविधियों पर हाथ, मतलब करके सीखना, ये भी है। विषयगत दृष्टिकोण, ये भी है। कौन सा नहीं है? तकनीकी शर्तों के साथ परिचय। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर EBS के शिक्षण में कौन सा विशेष गुण का पोषण होता है? तो इस प्रश्न को हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं है, स्मृति भी नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ए, रचनात्मकता और जिज्ञासा। ये मेन पॉइंट है जिसके लिए हम EBS पढ़ाते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये था अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। सेम 30 प्रश्न इसमें लिए गए हैं और आपके जैसे एग्ज़ाम में आएंगे सेम वही प्रश्न लिए गए हैं। तो CTET की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। KBS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, KBS इंटरव्यू की, तो पूरी प्रैक्टिस पूरी प्लेलिस्ट तैयार है हमारी, आप उसको देख सकते हैं। एक बार चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना है, टेलीग्राम पे इसका आपको PDF मिल जाएगी, तो टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। तो इस पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। हर तरह की तैयारी, आप चाहे CTET की तैयारी कर रहे हो चाहे KBS की, पूरी आपको जो वीडियोज़ हैं PDF है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।